कहानी की शुरुआत में हमें रोड पर एक स्पोर्ट कार को दिखाया जाता है जो काफी स्पीड से चल रही थी। अब जिस बंदा इस कार को चला रहा था शायद उसे कुछ हुआ था, इसलिए वो सही तरीके से इस कार को नहीं चला पा रहा था और इसी वजह से इस कार की एक्सीडेंट हो जाती है। कार में से एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम है हान वो बाहर निकलता है और हान यहाँ पर ये सोच रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो यहाँ पर क्यों है। वो जब अपने बैग को चेक करता है तो उसके बैग के अंदर उसे एक गन भी मिलता है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा आश्चर्य हो जाता है कि वो गन के साथ यहाँ क्या कर रहा है। खैर दोस्तों, यहाँ पर सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट समय में हान को दिखाया जाता है जो कि अपने नौजवान दोस्त जेसन के साथ में एंजॉय कर रहा था। ये दोनों ही इस होटल में काम करते हैं। अब आज जैसे कि क्रिसमस का दिन था इसलिए होटल में काफी रौनक था। होटल के अंदर एक इंसान आया हुआ था जो बहुत ही अजीब था, या फिर कह लो कि वो बहुत खड़ूस टाइप का था, क्योंकि खाने को खा लेने के बाद वो जेसन को पैसे नहीं दे रहा था और उसका कहना था कि खाना खराब था। जेसन ने ही उस इंसान का ऑर्डर लिया था, इसी वजह से उसके पैसे कट जाते हैं। मैनेजर ने जेसन के काम में से $40 काट लिए थे, इसी वजह से वो थोड़ा अपसेट था। जिसके बाद हान कहता है कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अगले सीन में हम उस इंसान को देखते हैं जो कि वॉशरूम में गया हुआ था। वॉशरूम में उसे एक पर्स मिलता है जिसे वो लेकर के बाहर आ जाता है। दरअसल वो पर्स किसी और का नहीं बल्कि हान का था, जो उसे सबक सिखाने के लिए उसने ऐसा किया था। हान के पूछने पर वो पर्स के बारे में झूठ बोल रहा था, लेकिन बाद में वो उसके जेब से ही पर्स को निकालता है। हान के पास मौका था, वो कहता है कि तुमने मेरे पर्स में से $40 निकाल लिए हैं। हालांकि वो आदमी कहता है कि मैंने आपके पैसे नहीं छुए हैं। और इसके बाद हान पुलिस के पास कॉल करने लगता है, लेकिन अपनी बेइज्जती न हो इसलिए वो इंसान खुद $40 निकाल करके हान को दे देता है। जिसके बाद हान वो पैसे ला करके जेसन को दे देता है और जेसन बहुत खुश हो जाता है। इस दौरान हान के पास एक कॉल आता है और वो कॉल हॉस्पिटल से आया था, इसलिए हान भाग करके हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि उसकी जो बेबी थी वो बहुत बीमार थी और बीमार होने की वजह से उनकी मौत हो गई है। अब जब हान अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर रहा था तो उसी समय उसके पास उसका डॉक्टर भी आता है, जो हान से कहता है कि अगर तुम्हें दर्द हो तो इस दवाई को खा लेना और अब वक्त आ चुका है तुम अपने मिशन को अंजाम दो, क्योंकि अब तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है और अब तुम्हें अपना बदला लेना होगा। इसके बाद जब हान घर पर जाता है तो वो अपने एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसने पूरा प्लान बना करके रखा हुआ था कि किस तरीके से वो अपना बदला लेने वाला है। वो जिन जिन को मारने वाला है उनका नाम और तस्वीर बोर्ड पर लगा करके रखा हुआ था। उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हान को ब्रेन ट्यूमर और अल्जाइमर की बीमारी है, वो हर बात को भूल जाया करता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। वो कैमरे के सामने बैठ करके कहता है कि अब से मैं उस काम को अंजाम देने वाला हूँ जिसका इंतजार मैंने वर्षों से किया है। मैं उन लोगों को जान से मारने वाला हूँ जिन लोगों ने मेरे परिवार को बर्बाद किया। विदेशी हमले के दौरान कुछ लोगों की वजह से मेरे माता पिता की मौत हुई और माता पिता की मौत हो जाने के बाद उन लोगों ने मेरी बहन को भी नहीं छोड़ा। अब मुझे सुकून तभी मिलेगा जब मैं इन सभी लोगों को जान से मार दूंगा। इसी के साथ वो जिन जिन को मारने वाला था उनका नाम वो अपने उंगलियों पर लिखता है, ताकि बाई चांस अगर वो कभी भी भूल भी जाए तो अपने हाथों को देख करके उसे सब कुछ याद आ जाए। हान ने पूरा प्लान बना करके रखा था। अगले दिन सुबह में वो जा करके जेसन से मिलता है और उससे कहता है मैं अपने कुछ खास दोस्तों से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ जिसमें कुछ वक्त लगेगा। मेरी आंखों में समस्या है और मैं ड्राइविंग भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। जेसन जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि हान ने बॉस से 2 हफ्तों के लिए छुट्टी मांग ली थी। बाहर आने के बाद जब जेसन कार को देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कार उसकी ड्रीम कार थी जिसे वो ड्राइव करना चाहता था और आज उसे मौका भी मिल गया। अब हान के कहने पर जेसन उसे लेकर के एक हॉस्पिटल के पास जाता है। हान कहता है कि देखो थोड़ा मुझे वक्त लग सकता है, इसलिए तुम कार के अंदर ही कार के बाहर मत आना। इसके बाद हान अंदर जाता है और कैमरे की नजर से छुपते छुपाते एक सीट पर जाकर के बैठ जाता है। अब इसी हॉस्पिटल में एक कमरे में हमें चेयरमैन जुन और उनकी पत्नी को दिखाया जाता है। चेयरमैन की तबीयत आजकल बहुत खराब चल रही थी, इसलिए उन्हें एडमिट किया गया था। बैठे बैठे हान की आंख लग जाती है जिसकी वजह से वो सो जाता है। हॉस्पिटल में काम करने वाली औरत आकर के उठाती है और घर जाने के लिए कहती है। हान सो के उठा था और उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उंगलियों पर पड़ती है तब वो नाम को पढ़ता है और उसी समय वो चेयरमैन की बीवी को भी देख लेता है, जिसकी वजह से उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया था। हान ने पहले ही पता करके रखा था कि चेयरमैन का कमरा किस तरफ है। वो ऊपर की तरफ
जाता है और बड़े ही आराम से दरवाजे को खोल लेता है। कमरे के अंदर पहुंच जाने के बाद वो जून के ऊपर पानी फेंक करके उसे उठाता है। जून यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि हान ने उसे बांध दिया था। हान कहता है कि काफी साल बीत चुके हैं, इसलिए तुम मुझे भूल गए होगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ और तुम्हें मेरे पिता का भी नाम याद होगा। लालच में आकर के विदेशियों से पैसे खाने के बाद तुमने मेरे पिता को ही फंसा दिया था। विदेशियों ने मेरे पिता के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया, लेकिन इसकी वजह सिर्फ तुम थे। यह कहने के बाद हान अपनी गन निकालता है और बोतल से बनाई हुई साइलेंसर को गन में लगा करके जुन को शूट करके मार देता है। इस तरीके से जुन को मारने के बाद हान अपने पहले बदले को पूरा कर लेता है। सुबह हो जाने के बाद कांग नाम करके ऑफिसर अपनी टीम को लेकर के आता है और इन्वेस्टिगेट करने लगता है, लेकिन यहाँ पर कांग को किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता है। खैर, अब इसके बाद हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे और यहाँ पर हान भी आया हुआ था और इस प्रोफेसर का नाम है यान गावा यूसुके और इसी इंसान को मारने के लिए हान यहाँ पर आया हुआ था। लेक्चर खत्म हो जाने के बाद हान अपनी कार में आकर के बैठ जाता है और जेसन से कहता है कि उस कार का पीछा करो, जिसके बाद जेसन उस कार का पीछा करने लगता है और हान उसके घर पहले ही जाकर के पहुंच जाता है। यहाँ पर भी हान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जेसन तुम कार के बाहर मत आना। यह कहने के बाद हान अपने दुश्मन से मुलाकात करने के लिए उसके सामने चला जाता है। हान कहता है कि तुम आज भी अपनी झूठी और कड़वी बातों से लोगों को लुभाने का काम करते हो। तुम ही थे जो मेरे भाई को विदेशियों के साथ भेज दिए थे, जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि विदेशियों के साथ जाने के बाद मेरा भाई लौट करके वापस नहीं आने वाला था। यह कहने के बाद हान गन निकालता है और उसे शूट करने लगता है, लेकिन गोली नहीं चल रही थी, जिसके बाद हान उसे मारने के लिए साइलेंसर को निकाल लेता है और फिर उसे शूट करके मार देता है। लेकिन गन चलने की आवाज जेसन सुन लेता है और वो आ करके सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। जब उसने देखा कि हान ने प्रोफेसर को जान से मार दिया है तो जेसन बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। कांग अपनी टीम के साथ यहाँ पर भी आता है और इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन उसे कुछ खास प्रकार का सबूत नहीं मिलता है। अब अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि जेसन हान को लेकर के अपने घर जाता है। जेसन यहाँ पर उससे पूछता है कि आखिर तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? मैं अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। ठीक उसी समय हान कहता है कि मैं भी अपने परिवार का बदला ले रहा हूँ, जिसके बाद जेसन को लगता है कि हान झूठी बातें बना रहा है। झूठी बातें बोल करके वो अपने सच को छुपाना चाहता है। खैर, उसी समय जेसन के घर पर वो लोग आ जाते हैं जिनसे जेसन ने उधार पैसे लिया है। ये लोग जेसन से पैसे मांगने लगते हैं और जेसन को धमकी देने लगते हैं। जेसन कहता है कि मैंने काम पकड़ लिया है और जल्द ही मैं तुम्हें सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। यह देख करके जो हान था वो बाहर जा करके अपनी कार के बैग में से कुछ पैसे निकालता है और वो पैसे ला करके उन लोगों को दे देता है जो यहाँ पर उधार पैसे लेने के लिए आए थे। हान कहता है कि अभी के लिए ये रख लो, बाकी तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। इनके चले जाने के बाद जेसन बताता है कि उसने अपने पापा का इलाज करवाने के लिए उधार पैसे लिया था और ये जेसन झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा था, क्योंकि उसके पिता सच में बीमार थे। हान एक बैग को निकालता है जिसके अंदर ढेर सारे पैसे भरे हुए थे। हान कहता है कि ये मेरे पूरी जिंदगी की कमाई है, लेकिन अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे अपने पास रख सकते हो और अपना काम कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जेसन कहता है कि आखिर तुम अभी कितने लोगों को मारना चाहते हो? तब हान कहता है कि अभी भी 3 लोग बचे हुए हैं। अब इसके बाद हमें एक बड़े से फंक्शन को दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले और हान भी आया हुआ था। पुलिस वाले तो सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए आए हुए थे, लेकिन हान अपने दुश्मन को मारने के लिए आया हुआ था। इस बार हान कैप्टन तोजो सान को मारने वाला है, जो कि जापान की शान है। तोजो सान को देखने के बाद हान उस पल को सोचने लगता है जब तोजो सान की नजर उसकी बहन के ऊपर पड़ी थी। यही वो बंदा है जिसकी वजह से हान की बहन बर्बाद हो गई। स्टेज पर जाने के बाद जब तोजो सान अपना लेक्चर दे रहा होता है तो इस दौरान हान अपने साथ लाए हुए विस्फोटक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर धुआं हो जाता है और छोटा मोटा धमाका भी होता है, जिसको देख करके सभी लोग बहुत डर जाते हैं। कांग अपनी टीम के साथ भाग करके तोजो सान के पास जाता है उन्हें सिक्योर करने के लिए, लेकिन वो उन्हें लेकर के भाग नहीं पाता है क्योंकि हान गन लेकर के तोजो सान के पास आ जाता है और इस तरीके से तोजो सान के ऊपर गन पॉइंट करके हान उन्हें लेकर के चला जाता है। वो उन्हें लेकर के लिफ्ट में जाता है और कहता है कि तुमने मेरी बहन को बर्बाद किया। यह कहने के बाद वो उसे शूट करके जान से मार देता है। कांग को मालूम चल जाता है कि तोजो सान की मौत हो चुकी है, लेकिन अब वो पूरे होटल को सील करवा रहा था क्योंकि उसे पता है कि जो किलर है वो अभी होटल से बाहर नहीं गया है। इस दौरान हान जेसन के पास कॉल करता है और कहता है कि बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी है। प्लान के मुताबिक जेसन एक व्हील चेयर को लेने के बाद 4थे माले पर जाने लगता है क्योंकि हान वहीं पर था। अब हान को व्हील चेयर पर लिटाने
जाने के बाद उसे लेकर के जेसन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कांग की नजर जेसन के ऊपर पड़ जाती है। हालांकि वो इनका पीछा करता है, लेकिन ये लोग गेट को बंद करने के बाद आकर के कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से फौरन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से कांग इन लोगों को पकड़ नहीं पाता है। सीन कट करके हमें जनरल किमची डोक को दिखाया जाता है। उनके पास भी खबर पहुंच चुकी थी कि कैप्टन की मौत हो चुकी है। इस तरीके से लोगों की मौत होता देख वो समझ जाता है कि कोई तो है जो इन लोगों को मार रहा है। पुलिस उन किलर का पता नहीं लगा पा रही थी, इसीलिए किमची डोक अपने आदमियों को इन किलर के बारे में पता लगाने के लिए भेजता है। इधर हान जेसन से कहता है कि बस आखिरी बंदे को मारने के बाद मैं अपना बदला पूरा कर पाऊंगा और मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगले दिन सुबह में सारे पैसे निकालने के बाद वो जेसन को दे देता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। उस आखिरी बंदे को मारने के बाद मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा और मैं खुद कबूल कर लूंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जाने से पहले जेसन उसे लेकर के एक दुकान पर जाता है और उसे कुछ कपड़े खरीद करके देता है। हान को ऐसा कपड़ा दे करके जेसन को काफी अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब जेसन और हान घर की तरफ जा रहे थे तो उस समय रोड पर इनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सीडेंट जानबूझ करके जनरल के आदमियों ने किया था। अब ये लोग इन्हें ले करके एक सुनसान जगह पर जाते हैं, जहाँ किमची डोक का खास आदमी आता है और हान का वो कैमरा लेता है। इस कैमरे में हान ने सभी के कारनामों के बारे में जिक्र किया था। जनरल का आदमी कैमरे को नीचे फेंक देता है और कहता है कि इन दोनों को जान से मार दो। जब ये लोग गन से इन्हें मारने वाले थे तभी जेसन कहता है कि हमने इसका एक कॉपी बना करके रखा है। मैंने इसका एक कॉपी टेप बनाया है जिसे मैंने अपने दोस्त को दिया है और अगर हम लोग नहीं पहुंच पाए तो वो टेप को ले जाकर के पुलिस को दे देगा। अब इस तरीके से जेसन को एक मौका मिल जाता है। वो किमची डोक के आदमी को लेकर के अपने उस आदमी के पास जाता है जिससे उसने उधार लिया था। यहाँ पर आने के बाद जेसन ऐसा कहता है कि वो हमें वापस दे दो जो बूढ़े आदमी ने तुम्हें दिया था। जिसके बाद ये आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो वापस नहीं दे सकता हूँ। अब यहाँ पर जनरल का आदमी सभी लोगों को मारने लगता है। उस आदमी को पीटने के बाद ये लोग कहते हैं कि हमें वो टेप दे दो। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि आखिर तुम किस टेप की बात कर रहे हो, मेरे पास कोई टेप वेप नहीं है, उस बूढ़े आदमी ने हमें पैसे दिए थे। यह सुनने के बाद किमची डोक के आदमियों को मालूम चल जाता है कि जेसन ने झूठ बोला। किमची डोक का आदमी जब जेसन को मारने लगता है तभी पीछे से एक आदमी आकर के उसे मार देता है, जिसकी वजह से वो तो नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी जनरल का जो खास आदमी था ना वो यहाँ पर था जो जेसन को मारने लगता है। इनके बीच में फाइट होने लगती है और वो जेसन को बहुत मारता है। यहाँ पर हम हान को देखते हैं जो कि बांधा हुआ था और उसके पास एक इंसान भी खड़ा था। हान अपनी तबीयत खराब करके नीचे गिरने का नाटक करता है और जैसे ही वो आदमी हान के पास आता है तो हान उसके ऊपर गन से शूट कर देता है। इसके बाद हान कार को लेता है और सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर जेसन गया था। यहाँ पर आने के बाद वो किमची डोक के खास आदमी को गन से शूट करके उसे जान से मार देता है। अगर वो उसे जान से नहीं मारता तो वो जेसन को जान से मार देता। इसके बाद हान पैसों का भरा हुआ बैग जेसन के पास रख देता है और उससे कहता है कि मैं अपने आखिरी दुश्मन को मारने के लिए जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। कार को ड्राइव करते हुए हान का एक्सीडेंट हो जाता है और अब यहाँ पर हान सब कुछ भूल गया था, उसे क्या करना है ये नहीं पता था। कुछ नेक लोग आते हैं जो हान से कहते हैं कि आपको कहाँ जाना है बताओ, हम आपको वहाँ पर छोड़ देंगे। हान कहता है कि मुझे खुद याद नहीं है कि मुझे कहाँ पर जाना है। कार में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी जो हान के हाथों पर लगे हुए खून को साफ कर देती है। इसके बाद जब हान अपने उंगलियों पर देखता है तो वो नाम को पढ़ने लगता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अगले सीन में हमें एक बड़े से मीटिंग को दिखाया जाता है। इस मीटिंग में किमची डोक का जाना बहुत ही जरूरी हो गया था क्योंकि आज एक मूर्ति का उद्घाटन होने वाला था। यहाँ पर हान अपने भाई का सूट पहन करके आता है क्योंकि उसका भाई भी पूर्व मिलिट्री का जवान रह चुका था। यहाँ पर हान को कोई भी पहचान नहीं पाता है। किमची डोक स्टेज पर जाने के बाद कुछ अच्छे भाषण देता है और इसके बाद वो स्टेज पर हान को आने के लिए कहता है। इसके बाद हान जब स्टेज पर जाता है तब किमची डोक उसे एक उपहार देता है, लेकिन उसी समय हान अपने पास से पुरानी गन को निकालता है और ऊपर चलाने के बाद किमची डोक के ऊपर तान देता है। लेकिन तभी हान उसकी पोती को देखता है और उसके ऊपर गन तान देता है। किमची डोक कहता है कि इसमें मेरी पोती की कोई गलती नहीं है, उसे चोट मत पहुंचाना। हान के कहने पर वो सभी लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल करने लगता है।
वो सभी लोगों से कहता है कि ये बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन मैंने दौलत और इज्जत हासिल करने के लिए विदेशियों का साथ दिया। मैंने विदेशियों के साथ हाथ मिला करके अपने ही शहर के बहन बेटियों को जापानियों के साथ में भेज दिया। ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती थी, लेकिन मैं उस समय लालच में आ गया था। इसके बाद वो हान से कहता है कि तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। हान उसके ऊपर गन तान देता है और उसे गन से शूट करके जान से मार देता है। उसी समय यहाँ पर ढेर सारी पुलिस आ जाती है और यहाँ पर हान अपने ऊपर गन तान लेता है। पांचवा इंसान कोई और नहीं बल्कि हान ही है, जो खुद को जान से मारना चाहता था, क्योंकि जापानियों ने उसकी बहन के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था। लेकिन इसके बावजूद भी हान जापानियों का साथ देने के लिए उनके मिलिट्री में शामिल हो जाता है। यहाँ तक कि वो अपनी बहन से ये भी कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये करना होगा। बस इन्हीं सब की वजह से हान अपने आप को दोषी समझता है और इसीलिए वो अपने आप को मारना चाहता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके परिवार के साथ इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी वो खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। ठीक उसी समय यहाँ पर जेसन आ जाता है और वो हान से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने गुनहगारों को सजा दी है। ये बात जल्द ही सभी लोगों को मालूम चल जाएगा, लेकिन अगर आप अभी खुद को मार लेते हैं तो गुनाहों को सजा देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको जिंदा रहना ही होगा। यह सुनने के बाद हान अपनी गन को नीचे फेंक देता है और उसके बाद पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है। हान को ले जाकर के जेल में बंद कर दिया जाता है और अब वो जिंदगी भर जेल के अंदर ही रहने वाले थे। हालांकि बीच बीच में जेसन उनसे मिलने के लिए आया करता था और जरूरत की सामान उन्हें दे दिया करता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि हान उसे भूल जाया करता था। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।